नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मई के महीने में जो अम्फान तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में। उसने वहाँ पर जो सुंदरवन है उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव डाला था। तो इस वीडियो में हम उन प्रभावों की चर्चा करेंगे कि कैसे अम्फान तूफान ने सुंदरवन को प्रभावित किया है। साथ में हम बात करेंगे सुंदरबन की, वहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, सुंदरवन की क्या विशेषता है, और साथ ही हम बात करें मैंग्रोव के बारे में कि मैंग्रोव हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो ये सारी बात हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टाइप करना होगा राइज आईएएस, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से संबंधित सारी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कंटेक्स्ट देखते हैं कि लास्ट मंथ जो अम्फान तूफान आया था उसने जो सुंदरबन है वहाँ पर भी हिट किया और उसको बुरी तरीके से प्रभावित किया। और इसने इतना बुरी तरीके से प्रभावित किया है कि वहाँ पर जो लाखों लोग रहते हैं उनकी आजीविका और जीवन का संकट अब पैदा हो गया है। इस तूफान के वजह से यहाँ पर जो 28% सुंदरवन थे वो लगभग बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा नुकसान इस तूफान ने पहुँचाया है। और विशेषज्ञों का मानना है कि अब हम मैसिव स्तर पे अगर प्लांटेशन करें उसके बावजूद भी हमें जो पहले वाला स्तर प्राप्त करने में काफ़ी समय लगेगा। यानी जो पहले तूफान के आने से पहले जितने मैंग्रोव थे, अब अगर हम प्लांटेशन स्टार्ट करें तो उस स्तर पर जाने के लिए हमें काफ़ी समय लगेगा। और जो ये मैंग्रोव होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं किसी भी तूफ़ान के समय। ये ना केवल तूफ़ान की स्पीड को कम कर देते हैं, साथ ही जो तूफ़ान की वजह से लहरें उठती है समुद्र में उनको भी रोक लेते हैं, जिससे वहाँ पर जो आबादी है उसकी जान माल का जो हानि होती है वो काफ़ी कम हो जाता है और जो अन्य नुकसान होने होते हैं वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। अब ये देखते हैं कि जो इस तूफान की वजह से जो ये सुंदरवन है वो किस तरह से प्रभावित हुआ है। साइक्लोन ने हिट किया 20 मई के आसपास, जिसकी वजह से बहुत बड़ा तूफान आया और हैवी रेन्स हुई और इसने सुंदरबन को लगभग जो इसका 28% हिस्सा था इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो यहाँ पे लोग रहते हैं लगभग 4.5 मिलियन लोग, वो उनकी जो आजीविका है वो संकट में पड़ गई थी। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो करते क्या हैं। देखो वो मुख्यतः फार्मिंग करते हैं या फिर फिशिंग भी करते हैं और शहद को कलेक्ट करके उसको बेचते हैं और यहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी बड़ा व्यवसाय है। तो इस तूफ़ान की वजह से इन सारी गतिविधियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और जिससे यहाँ पे जो रोज़गार की संभावना है वो भी थोड़ा कम हो गई है। और वैसे भी क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे हो रहा है तो उसकी वजह से, क्योंकि ये तट पे क्षेत्र है, तो वैसे भी काफ़ी नुकसान देखने को हमें मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करें नायलॉन फेंस की कि ये नायलॉन फेंस क्या है। देखो सबसे पहले बात तो ये है कि जब तूफान आया था उसने इस नायलॉन फेंस को जो लगभग 100 किलोमीटर लंबी है उसको कई जगह से नष्ट कर दिया। अब इस नायलॉन फेंस की ज़रूरत क्या है और ये क्या चीज़ है। देखो आपको पता है कि सुंदरबन में बंगाल टाइगर रहता है। तो पहले क्या होता था कि ये बंगाल टाइगर जो जहाँ पे लोग रहते हैं यानी जहाँ बस्ती है वहाँ पे आ जाता था और जिससे जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता था, जिसकी वजह से लोग भी मरते थे और फिर गुस्से में लोग पहले मरते थे, फिर उसका गुस्सा टाइगर पे उतरता था और टाइगर भी मरते थे। तो आज से कुछ साल पहले क्या हुआ, इस नायलॉन फेंस का कॉन्सेप्ट आया। इसमें क्या किया गया कि जैसे ये बस्ती है और यहाँ पे मान लो टाइगर का एरिया है, तो बीच में एक ये जालीदार संरचना लगा दी गई नायलॉन की। तो इससे क्या हुआ कि अब जो ये टाइगर है ये इधर नहीं आ पाते बस्ती में, तो जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता था वो इस नायलॉन फेंस के आने के बाद काफ़ी कम हो गया। और दूसरी बात ये है कि जब
टाइगर ने बस्ती में आके लोगों को मारना कम कर दिया या बंद कर दिया, तो लोगों में भी एक जागरूकता पैदा हुई कि नहीं, टाइगर हमारे लिए मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पर्यावरण के लिए। तो वो वैसे भी जागरूक बने और मतलब एक टाइगर को बचाने के लिए अब वो भी आगे बढ़ के काम करने लग गए। क्योंकि पहले क्या होता था कि वो लोगों को लगता था नहीं, टाइगर हमारे लिए अच्छा नहीं है, कि वो हम लोगों को हमारी बस्ती में आता है और हम लोगों को मार देता है। तो लोगों में एक गुस्सा था उस चीज़ के प्रति। लेकिन अब जैसे ये चीज़ें कम हुई है तो लोगों में एक खुद ही एक सहानुभूति जैसी चीज़ उमड़ रही है कि नहीं, हमें टाइगर को बचाने के लिए काम करना चाहिए। और यह चीज़ मतलब टाइगर का जो हम कैंपेन चला रहे हैं उसको बचाने के लिए, उसमें काफ़ी अच्छा रोल निभा रही है। अब आगे हम देखते हैं कि ये तूफ़ान आया ना, उससे एक ये हुआ कि जो सॉल्ट वाटर था वो हमारी जो जिस भूमि पे हम कृषि करते थे वहाँ पर आ गया। तो इससे क्या हो गई, जो हमारा भूमि थी वो लवणीय हो गई। तो इससे विशेषज्ञों का ये मानना है कि जो भूमि अब लवणीय हो गई है वहाँ पर आगे आने वाले कुछ वर्षों तक, लगभग 4-5 वर्षों तक वो वहाँ पर खेती नहीं की जा सकेगी। तो देख रहे हो अब इससे किसानों को कितना नुकसान हुआ है। और दूसरा ये है कि जो सलाइन वाटर हमारे जो वहाँ पे फ्रेश वाटर के सोर्सेज थे वहाँ पे घुस गया, तो जो पीने का पानी था वो भी हमारा दूषित हो गया है अब, जिससे लोगों को पीने के पानी का संकट भी पैदा हो सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि अब ये कोविड-19 का समय चल रहा है, तो ये देखते हैं कि कोविड-19 ने इस तूफान से जो हमारी चीज़ें हैं उसको कैसे प्रभावित किया। देखो, पहली बात तो ये हुआ कि कोविड-19 का समय था, लॉकडाउन चल रहा था, तो जो हमारे राहत कार्य होने चाहिए थे, तूफ़ान से पहले के जो हमें मीज़र उठाने चाहिए थे और तूफ़ान के बाद की जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो इतने अच्छे से नहीं हो पाई। एक तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इस समय का। दूसरी बात ये है कि हमने लोगों को निकाल कर एक जगह मान लो रखा, तो वहाँ पे क्या है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग वाली चीज़ थी वो नहीं हो पाई। तो क्या है कि जो कोरोना वायरस के केस इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं सुंदरबन के बारे में। देखो, अगर सुंदरबन की बात करें तो सुंदरबन के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सैकड़ों द्वीप, नदियाँ और सहायक नदियों का एक नेटवर्क शामिल है। और जो ये नेटवर्क है ना, ये भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। ठीक है। और जो इंडिया के जितने भी मैंग्रोव्स हैं उसका लगभग 60% मैंग्रोव इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आप समझ रहे हो सुंदरवन हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करें तो ये 27वीं रामसर साइट है भारत में, और लगभग 4,23,000 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। और ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड है भारत के अंदर, ये बात ध्यान रख लेना। यानी भारत के अंदर लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड कौन सा है? सुंदरबन। और ये 27वीं रामसर साइट है भारत में। और कंट्री के जितने भी मैंग्रोव है उसका 60% यहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि ये जो सुंदरबन है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। और अन्य स्पीशीज़ की बात करें तो यहाँ हॉर्स शू क्रैब पाया जाता है। उसके अलावा किंग फिशर की स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती है। और अभी जो स्टडी हुई है उससे ये पता चला है कि इस सुंदरबन में लगभग 2,626 फोनल स्पीशीज़ यानी जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती है। और जो कंट्री की कुल मैंग्रोव की जो वैरायटीज़ है ना उसका 90% यहीं मिलता है। और यहाँ पर काफ़ी जो रेयर और थ्रेटन स्पीशीज़ है वो मिलती है, जैसे जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नॉर्दर्न रिवर टेरपिन है, यानी ये एक तरह का कछुआ, ये वाला ये यहाँ मिल जाता है। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर मिलता है इरावदी डॉल्फिन, उसको तो आप जानते हो। और उसके अलावा जो फिशिंग कैट है वो भी यहाँ पे मिलती है। कौन कौन सी है? एक तो ये टेरपिन मिलता है यानी ये कछुआ, दूसरी ये इरावदी डॉल्फिन मिलती है, और तीसरे मिलते हैं यहाँ पे फिशिंग कैट। ये कुछ मुख्य जीव है जो यहाँ पे मिलते हैं। और रॉयल बंगाल टाइगर तो है ही, ये है वो फिशिंग कैट। अब हम बात करते हैं लास्ट में मैंग्रोव के बारे में कि मैंग्रोव क्या चीज़ है और ये हमें हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। देखो, जो मैंग्रोव होते हैं ना, यह एक सदाबहार झाड़ीनुमा या छोटा पेड़ होता है जो तटीय लवणीय जल में वृद्धि करता है। क्या होता है? एक तो सदाबहार होता है,
और झाड़ीनुमा या छोटा पेड़ होता है जो तटीय लवणीय जल में वृद्धि करता है। और यह वन पाए कहाँ जाते हैं? ये वन पाए जाते हैं मुख्यतः 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। और उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्ण और उपोष्णीय कटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और भारत में अगर इनके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 4,500 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। और कौन से भारत के तत्वों की बात करें तो देखें जाए तो लगभग जितनी भी स्पीसीज है ना, उनमें से 59% पूर्वी तट पे मिलते हैं, 23% पश्चिमी तट पे मिलते हैं और 18% मिलते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, ये तो इनके मिलने की बात हो गई। अब इनके यूनिक फीचर की बात करते हैं, वो है न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स क्या होती हैं? एक जड़ें होती है, ये विशेष रूपांतरित जड़ें होती है। ये क्या होती है कि बाकी जड़ें हम देखते हैं नीचे की ओर चलती हैं, ठीक है, ये वाली जड़ें होती हैं ये उल्टा होती है, ये ऊपर की ओर निकलती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है, इसको समझो कि ये न्यूमेटोफोर्स जड़ों का होने का कारण क्या है। देखो, तट के पानी पर काई और शैवाल आदि रहते हैं, उनकी एक मोटी परत होती है जिससे यहाँ का जो पानी होता है ना, वहाँ पे O2 की मात्रा कम होती है। इसलिए इन पेड़ों की जड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसी समस्या को दूर करने के लिए इनमें ये विशेष प्रकार की श्वसन जड़ें होती है। यानी ये जो न्यूमेटोफोर्स होती है ये श्वसन के लिए होते हैं। विशेष प्रकार की श्वसन जड़ें होती है जो सामान्य जड़ों के विपरीत ऊपर की ओर वृद्धि करती है। और ये जड़ें क्या करती हैं? ये जड़ें जो आसपास की हवा होती है उससे ऑक्सीजन को सोख कर उसे नीचे की जड़ों तक पहुंचाती है। और साथ ही ये जड़ें वृक्षों को सहारा भी देती हैं। तो ये जड़ें देखो क्या कर रही है, एक तो वृक्ष को सहारा भी दे रही है, प्लस में जो ऑक्सीजन है उसे सोखती है और उसे नीचे की जड़ों तक पहुंचाती है। और ये मैंग्रोव वन होते हैं, ये क्षारीय जल में ही उगते हैं। और तो क्षारीय जल में उगने के कारण क्या होता है, जो क्षार होता है वो इनकी बॉडी में इकट्ठा ना हो, इसके लिए इनकी पत्तियों और जड़ों पर खास तरह की लार ग्रंथियां होती है। जो ये विशेष तरह की जो ग्रंथियां होती है ना, क्षार ग्रंथियां, लार नहीं सॉरी, क्षार ग्रंथियां, इन ग्रंथियों से जो सॉल्ट होता है ना वो निरंतर तरिलीय रूप में बाहर निकलता रहता है। तो इसलिए तो ये क्षारीय जल में सरवाइव कर पाते हैं कि जो इनमें विशेष ग्रंथियां होती है उससे क्षार बाहर निकलता रहता है, इसलिए ये इनको कुछ नहीं होता। अब इनके महत्व की बात करें, देखो एक महत्व तो ये है कि ये बहुत सी जो प्रजातियां हैं उनके आश्रय स्थल बनते हैं। जैसे बहुत से शैवाल, मछलियां, झींगा और बहुत से जीव इनके अंदर रहते हैं। तो यानी एक तो ये आश्रय प्रदान करते हैं बहुत से जीवों के। दूसरे हैं ये भोजन के स्रोत हैं। देखो इनकी जो पत्तियां होती हैं उनका उपयोग काफ़ी जीव जंतु भोजन के रूप में करते हैं, जैसे बंदर हो गए, बहुत से कीट पतंगे हो गए, केकड़े हो गए। और तीसरा है ये प्राकृतिक वाटर प्यूरीफायर के रूप में काम करते हैं। देखो ये कैसे प्राकृतिक वाटर प्यूरीफायर के रूप में काम करते हैं। देखो ये पानी के अंदर क्या है, अपनी जड़ों का जाल बना लेते हैं, जिस पर क्या होते हैं, जो स्पंज होते हैं, शेलफिश होते हैं, वो चिपक जाते हैं। और जब पानी इसमें से गुजरता है तो वो पानी अपने आप छन जाता है। और साथ ही क्या होता है, साथ ही इन वनों की तलछट में भारी धातु को पानी से सोखने की उच्च क्षमता भी होती है। अतः ये जो भारी धातु को प्रदूषण होता है उसको भी कम कर देते हैं। यानी एक तो ये भारी धातु के प्रदूषण को कम कर रहे हैं और दूसरा पानी को वैसे भी साफ कर रहे हैं। तीसरा नेक्स्ट है कि ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करते हैं। नेक्स्ट है कि ये मिट्टी को कटाव को कम कर देते हैं, जिससे तट रेखा में स्थिरता आती है। ये वहाँ की जो मिट्टी है उसको कस के पकड़े रहते हैं, जिससे तट रेखा में स्थिरता आती है। और प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम कर देते हैं, वो आपको पहले ही बताया।
इनके काफ़ी औषधीय उपयोग भी होते हैं। इनसे हमें ईंधन के लिए लकड़ी और निर्माण सामग्री मिलती है, और साथ ही ये स्थानीय लोगों की आजीविका का स्रोत भी उन्हें उपलब्ध कराते हैं। जैसे जलीय कृषि कर सकते हैं और मछली व अन्य जीवों को पकड़ा जा सकता है। तो इस दृष्टि से हम देखा जाए तो मैंग्रोव हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत अच्छे काम हमारे लिए करते हैं। तो ये था पूरा इशू। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा और आपको कुछ फ़ायदा होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।